सलाम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से हैं। ये वीडियो मुझे रेकमेंड की गई थी। मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में एक भाई ने मुझे बोला था कि मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हवाले से भी एक लेसन क्रिएट करूं, तो हाजिर हूं आपकी खिदमत में। अब सीन ये है कि मुझे ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए वैसे तो, लेकिन दो तीन रीज़न्स है। एक तो ये कि मेरी अपनी मसरूफियत भी होती है, दूसरा ये मसला है कि ज़्यादातर लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उसकी वजह से मुझे ये फीलिंग आती है कि मेरा कंटेंट पसंद नहीं किया जा रहा। अब YouTube ने मुझे बताया कि 97% ऑफ द व्यूअर्स जो हैं मेरे इस चैनल पे, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 97%, सिर्फ 3% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो मेरे वीडियोस देख रहे होते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो मैं फिर सोचता हूँ यार, लाइक लेज़ी हो जाता हूँ, एक ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरे लिए वो एक एप्रिसिएशन बन जाता है, मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि मेरा कंटेंट देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, एंड दैट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन टू क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दैट। और अगर ना भी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि मैं किस तरह अपने कंटेंट को बेहतर कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी ईजी हो जाती है। अभी आ जाते हैं जी आज के लेसन की तरफ। तो आज का लेसन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इससे मुराद ये है कि हम अगर प्राइस में कोई तब्दीली लेके आते हैं, अगर प्राइस चेंज होती है तो उसके रिस्पांस में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कितनी तब्दीली आती है। प्राइस के मुकाबले ज़्यादा तब्दीली भी आ सकती है, प्राइस जितनी तब्दीली भी आ सकती है, या प्राइस से कम तब्दीली भी आ सकती है, उसको हम मज़ीद अभी एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट्स द लेवल ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी, that's the level of change in quantity supplied in response to the level of change in the price। ठीक है। अगर हम प्राइस को 10% इंक्रीज करते हैं तो सप्लाई में कितना इंक्रीज होगा। इट कैन बी 10%, इट कैन बी 5%, और इट कैन बी 20%। Okay, so if the change in quantity supplied is greater than the change in price, for example, हमने प्राइस को 10% इंक्रीज़ किया है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 20% इंक्रीज़ हो जाती है, द सप्लाई इज़ मोर इलास्टिक। फिर इसमें सप्लाई में ज़्यादा लचक है। ठीक है। उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इलास्टिसिटी के लिए। If the change in quantity supplied is less than the price, for example, प्राइस में 10% इंक्रीज़ किया जाता है लेकिन जो सप्लाई है उसमें सिर्फ 5% इंक्रीज़ होता है, that means the product or the good or the service we are talking about is less price elastic, that is less price elastic, मतलब उसमें ज़्यादा लचक नहीं है। And if the change in quantity supplied equals to the change in price, अगर quantity supplied like 10% इंक्रीज किया जाता है प्राइस में, या डिक्रीज किया जाता है। इंक्रीज की एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देयर इज एग्जैक्टली 10% इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, इट मींस इट इज़ यूनिट इलास्टिक। ये बिल्कुल बराबर चल रहे हैं दोनों, तो उसको हम लोग यूनिट इलास्टिक का नाम दे देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसकी पैमाइश कैसे की जाती है, ये इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग। ठीक है, डिवीजन आ गया यहाँ पे। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, तो जो क्वांटिटी होती है उसमें जो चेंज आया होता है, फॉर एग्जांपल पहले जो क्वांटिटी थी और उसके बाद प्राइस में चेंज आने के बाद जो क्वांटिटी हमें मिली है, उनका जो डिफरेंस होता है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो इसका फार्मूला एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस को कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे असरअंदाज हो सकती हैं। सबसे पहले आ जाता है जी फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। इसकी मिसाल यूँ ले लेते हैं कि एक थिएटर है, एक सिनेमा हॉल है। ठीक है। और वहाँ पे 70 सीट्स हैं सिनेमा हॉल में। अब आप कितनी भी प्राइस उसकी इंक्रीज हो जाए, वो थिएटर में वो सीट्स इंक्रीज नहीं कर सकते। मैक्सिमम वो मतलब एक्स्ट्रा चेयर्स रख देंगे वहाँ पे, तो फिर भी एक स्पेसिफिक स्पेस है जिसमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चेयर्स रख सकते हैं। 80 रख देंगे, 90 या 100 तक रख देंगे, उसके बाद तो दीवारें आ जाएंगी, तो मज़ीद चेयर्स नहीं रख सकते। सो देर इज़ अ रिस्ट्रेंट। ठीक है। मुश्किल है उसकी आउटपुट को इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है ना, वो लेस इलास्टिक होती है। अगर इजी होता तो सारी बात है वो जितना मर्जी बड़ा कर लेते उसको।
ठीक हो गया जी। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं बस की, और पाकिस्तान में तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। एक बस होती है, उसमें 72 सीट्स होती हैं, 72 पैसेंजर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज़ हो भी जाती है, किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैक्सिमम अगर कोई ड्राइवर या कोई बस वाला कुछ कर सकता है तो वो छत पे लोगों को बैठा देंगे। लेकिन फिर भी देयर इज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल दैट कैन ट्रैवल ऑन दैट बस। तो इतना आसान नहीं है उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करना, अनटिल अनलेस एक नई बस ख़रीदी जाए, तो उसमें तो टाइम लगता है। तो ऑल ऑफ अ सडन तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो द सप्लाई इज़ लेस प्राइस इलास्टिक, राइट। इसी तरह इसकी अपोजिट एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फैक्ट्री है जहाँ पे फुटबॉल बनते हैं, ठीक है, और फुटबॉल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, एंड द फैक्ट्री वांट्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फुटबॉल्स सो दैट दे कैन जनरेट मोर रेवेन्यू एंड मोर प्रॉफिट। तो वहाँ पे वो शिफ्ट्स में काम करना शुरू कर देंगे, लोगों को बोलेंगे कि आप एक की बजाय 2 शिफ्ट्स में काम करें या ओवर टाइम लगाएं। तो उनके लिए सप्लाई को इंक्रीज़ करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। शिफ्ट्स के बाहर 24 आवर्स से ज़्यादा काम करना तो सारी बात है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर 8 घंटे की शिफ्ट होती है, वो 2 डबल शिफ्ट कर देते हैं, 16 घंटे की शिफ्ट कर देते हैं, तो उनके लिए आसान काम है। तो इस सिनेरियो में the price elasticity of the supply is more elastic, right? उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है ना, बड़ा अहम फैक्टर है, ये बार बार इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलता है और बार बार इस चीज़ की बात की जाती है। वो फैक्टर है द टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट कैन बी शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। इसकी सबसे जो उम्दा एग्जांपल मैं आपको, सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, वो है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद होगा कि मास्क जो थे, जो चेहरे पे लगाए जाते हैं, उनकी प्राइस में अच्छा खासा इजाफा हुआ था अचानक से। लेकिन सप्लाई नहीं आ रही थी उनकी, ठीक है, क्योंकि एकदम से इतने सारे मैसिव लेवल पे मास्क प्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया था। लेकिन विद द टाइम मास्क की कीमत जो है वो वापस आना शुरू हो गई थी, जिसके 2 रीजंस थे। एक तो लोगों ने घरों में मास्क बनाना शुरू कर दिए थे कपड़े के, दूसरा रीज़न ये था कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, उन्होंने एडजस्ट कर लिया था इस हवाले से, ज़्यादा मशीनरी लगा ली थी, या जो मशीनरी मौजूद थी उसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड कर दी थी कि ज़्यादा तेज़ प्रोडक्शन हो गई थी मास्क की, ठीक है। तो शॉर्ट रन में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि एकदम से एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने बस में पैसेंजर्स की एग्जांपल दी थी आपको, कि एक तरीका ये है कि एक दूसरी बस ख़रीद ली जाए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी तरह अगर एक फैक्ट्री है, वहाँ पे फुटबॉल्स बनते हैं, और उनको सप्लाई इतनी इंक्रीज़ करनी है कि 24 आवर्स काम करके भी, दिन में 3 शिफ्टें काम करके भी वो सप्लाई मीट नहीं कर पा रहे, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, तो उनको एक नई ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी, नई मशीन लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो शॉर्ट रन में जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है, लचक कम होती है। लेकिन लॉन्ग रन में प्राइसेस आर मोर, सप्लाई इज़ मोर इलास्टिक, ठीक है। तो शॉर्ट रन मीन्स लेस इलास्टिक, लॉन्ग रन मीन्स मोर elastic. I hope it did make sense to you. If it didn't, just let me know in the comments. अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी फार्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ये फार्मूला आपको दिखा दूंगा। सो हियर इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में जो परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज को माइंड में रखना ज़रूरी होता है, द डिफरेंस एंड द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, ओके। और उसके बाद द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ठीक है। हालांकि प्राइस को हम पहले चेंज करते हैं, बाद में उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी चेंज होती है, लेकिन जब ये कैलकुलेशन की जाती है, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, राइट। अब इसका जो रिस्पॉन्स आता है ना, अगर तो रिस्पॉन्स आता है ज़ीरो, अगर तो रिस्पॉन्स आता है ज़ीरो, इट मीन्स द प्राइस इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। अब ये मैंने डिमांड के बारे में बताते हुए भी बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थ्योरेटिकली या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के सामने के नतीजे में सामने आ जाती है, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड ऐसी चीज़ों की एग्जांपल फ़िलहाल मौजूद नहीं है। तो परफेक्ट इलास्टिक, या सॉरी माय बैड, परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि नो मैटर हाउ मच यू चेंज द प्राइस, सप्लाई की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रहेगी और वहीं पे स्टिक रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली, ठीक है। उसका ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा।
So if the answer is 0, it means that no matter if you increase the price or you decrease the price, आप प्राइस को ज़्यादा करें या कम करें, उसका क्वांटिटी पे कोई असर नहीं होगा. अच्छा, if द आंसर इज़ लेस देन 1, अगर इस कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है वो 1 से कम है, इट कैन बी 0.39, 0.75, 0.84, बट 1 और 0 के दरमियान में या 1 से कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई इज़ इन इलास्टिक. ठीक है, सप्लाई में कोई ख़ास लचक नहीं है. तो अगर हम लोग किसी चीज़ की प्राइस में 10% इंक्रीज़ करते हैं तो उसके नतीजे में जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में तब्दीली आएगी, दैट वुड बी लेस देन 10%. इट कैन बी 8%, 5%, 2%, 3%, एनीवेयर, बट लेस देन 10%, लेस देन द चेंज वी मेड इन द प्राइस. ऑलराइट, उसके बाद अगर तो आंसर हमारे पास आ जाता है बिल्कुल 1 के बराबर, द आंसर इज़ 1. इफ़ वी कैलकुलेट दिस फार्मूला एंड द आंसर इज़ 1, द सप्लाई इज़ यूनिट इलास्टिक. मतलब ये कि अगर हम प्राइस में इजाफा करते हैं 10% का, तो एग्जैक्टली 10% इजाफा होगा क्वांटिटी सप्लाइड में. या फिर अगर हम लोग प्राइस में कमी करते हैं 10% की, तो फिर क्वांटिटी सप्लाइड में एग्जैक्टली 10% की कमी आएगी. दैट इज़ कॉल्ड यूनिट इलास्टिक. उसके बाद अगर तो आंसर आ जाता है इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी मतलब लामहदूद. ठीक है, अगर इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, लामतनाही, जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है द प्रोडक्ट इज़ परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्ट इलास्टिक का मतलब ये होता है कि नो मैटर इफ़ यू मेक एनी चेंज इन द प्राइस और यू डोंट, नो बडी एवर इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट और सर्विस. आप इसकी कितनी भी कीमत रख लें, कुछ भी तब्दीली कर लें कीमत में, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कभी भी इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को प्रोड्यूस करेगा. इसकी पर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के नतीजे में या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट की जा सकती है जिसके नतीजे में ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन अभी तक इस दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है. अभी हम ग्राफ्स देख लेते हैं जो परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई होती है ना. परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई मैंने आपको बताया था व्हेन द जब हम कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 0, बिल्कुल शून्य. तो इसका मतलब होता है कि वो परफेक्ट इन इलास्टिक है. इसका मतलब ये है कि आप प्राइस कहीं भी रख लें, प्राइस आपकी कुछ भी हो, क्वांटिटी आपकी यही रहेगी. ठीक है, क्वांटिटी पे कोई असर नहीं आने वाला, जहाँ भी क्वांटिटी फिक्स्ड है वहीं रहेगी. इसका ये मतलब होता है, और ऐसा पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है. उसके बाद आ जाते हैं जी इन इलास्टिक सप्लाई की तरफ. इन इलास्टिक सप्लाई कब होती है? व्हेन योर रिस्पॉन्स टू द कैलकुलेशन इज़ लेस देन 1. ठीक है, जब आपकी जो इसको, सॉरी माय बैड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन 1. ठीक है, तो फिर इस तरह का आपको कर्व नज़र आता है विच इज़ मोर लाइक स्टीप. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इसी ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारी प्राइस, इनिशियल प्राइस यहाँ पर थी और इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर थी, तो हम लोग बिल्कुल 1 यूनिट का यहाँ पे इजाफा करेंगे प्राइस में, तो हम देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी में तब्दीली आई है दैट इज़ मच लेस दैन द चेंज वी मेड इन द प्राइस. ठीक है, तो जो इन इलास्टिक सप्लाई होती है उसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है आपको. उसके बाद हम लोग यूनिट इलास्टिक को देख लेते हैं. यूनिट इलास्टिक का जो कर्व होता है वो बिल्कुल लाइक 45 डिग्री के एंगल पे होता है. आपको ये सामने नज़र आ रहा है. इसमें हम लोग इस पे जो कैलकुलेशंस होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, बिल्कुल 1 के बराबर होती है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियल प्राइस अपनी यहाँ पे ले लेते हैं और इनिशियल सप्लाई हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और हम लोग 2 यूनिट्स का इजाफा करते हैं, सॉरी 2 यूनिट्स की कमी करते हैं प्राइस में, तो जितनी हमने प्राइस में कमी की थी, यहाँ पे सारी बात है मैंने स्केल तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन डिस्टेंस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितनी हमने प्राइस में कमी की थी एग्जैक्टली उतनी ही कमी आई है क्वांटिटी सप्लाई में. ठीक है, सो दैट इज़ यूनिट इलास्टिक. एंड द मोर इलास्टिक सप्लाई इज़
उसका जो कर्व होता है, मोर इलास्टिक सप्लाई का जो कर्व होता है, जब जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है दैट इज़ ग्रेटर दैन 1, तो उसका जो कर्व होता है दैट इज़ मोर फ्लैट, दैट इज़ मोर क्लोज टू द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन आवर ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अब लेट्स से कि इनिशियल प्राइस इसकी यहाँ पे है और इनिशियल क्वांटिटी इसकी हमें यहाँ मिलती है। तो एग्जैक्टली 2 यूनिट्स का मैं प्राइस में अगर इजाफा करता हूँ तो हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस में जो हमने इजाफा किया था उसमें कितना डिस्टेंस है और क्वांटिटी में जो इजाफा हुआ है उसमें कितना डिस्टेंस है। सो द चेंज इन द क्वांटिटी इज़ फॉर ग्रेटर दैन द चेंज इन द प्राइस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई, मोर इलास्टिक सप्लाई। और ये लास्ट ग्राफ है हमारा, and this is an example when the price elasticity of supply is equal to infinity, ठीक है, लामहदूद हो जाती है। तो नो मैटर आप कहीं भी इसकी प्राइस रख दें, कहीं भी इसकी प्राइस रख दें, कभी भी कोई भी इसको इस गुड या सर्विस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक हो गया जी, ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। अब आप बोलेंगे कि प्राइस अगर ज़ीरो कर दे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़ीरो हो जाएगी। तो एट द एंड चक्कर वही है कि इसको कोई भी कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली ऐसी सिचुएशन हम लोग अपने माइंड से सोच के बना सकते हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के नतीजे में ऐसी कोई चीज़ सामने आ सकती है। तो यहाँ तक था जी आज का लेक्चर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाती है। और आपका इसमें कुछ खास जाता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि मैं किस तरह इस वीडियो को बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स में मुझे सजेशंस दे दें, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। Thank you so much for staying tuned, and I'll see you in the next video.